उसका टीचर ही एक कहीं ना कहीं उसके रोल मॉडल के रूप में उसके सपने में गार्जियन से कहा कि आप मेरे ऊपर भरोसा, पहले तो एक विजन होना चाहिए। विजन सबसे जरूरी है कि हमारा एक सपना हो। हमारा एक ऐसा स्व प्रेरित शिक्षकों का समूह है सर, उसकी गति का भी ध्यान रखते हैं और उसके स्तर का भी ध्यान। आप क्लासरूम मैनेजमेंट आपका कैसा, क्लासरूम मैनेजमेंट किसी भी क्लास के लिए, किसी भी एक टीचर के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है। और इतना खुश होता हूँ, इतने मतलब खुशी से सर आपके स्कूल का जो बच्चा आया ना, कि मैं जो काम कर रहा, मुझे अपने काम से संतुष्टि है सर, लेकिन इतनी लेवल की संतुष्टि नहीं कि मैं रुक जाऊं, मतलब मेरा टास्क पूरा हो गया। पहली सीढ़ी है कि सवाल पूछे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पे बुला के भोज में, और मुझे याद है उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ खड़े होके हाथ मिलाना, फोटो कराना और उनके सुझाव लेना। चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए बस्ती से डॉक्टर सर्वेष्ट मिश्र पधारे हैं। सर्वेष्ट, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बचपन के बारे में, शुरुआती पढ़ाई के बारे में, परिवार के बारे में, उन स्मृतियों के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में, जो पूर्वांचल का एक पिछड़ा जिला माना जाता है, बस्ती जिला मुख्यालय से अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था। बेलसड़ मिश्र गांव का नाम है। और मेरी पढ़ाई लिखाई भी गांव के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई। 5th क्लास तक मैंने गाँव में ही जो प्राथमिक विद्यालय से वहाँ से पढ़ाई करी, और उसी से सटा हुआ जूनियर हाई स्कूल था, वहाँ पर मैंने पढ़ाई करी 8वीं तक। फिर उसके बाद 9वीं तक सर वहाँ पढ़ाई करी। मैं 10th में फिर बस्ती शहर आया। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि मैं पहली बार जब 10th क्लास में आया हूँ तभी शहर ही देखा हूँ। उसके पहले मैं कभी सिटी नहीं देखा था। कोई मेरे शहर के, मेरे जहन में कोई स्मृति नहीं थी, कि छवि नहीं थी कि शहर कैसा होता है, गाड़ियाँ कैसी होती हैं, रेलवे ट्रैक कैसा होता है, ट्रेन कैसी होती है, मैंने कुछ नहीं देखा था। तो मैं फर्स्ट टाइम 10th क्लास में इन चीज़ों से रूबरू हुआ जब मैं शहर में पढ़ने आया हाई स्कूल में। और मेरे मेरे पिताजी राजस्व विभाग में कर्मचारी थे, मेरे माताजी विशुद्ध गृहिणी। और परिवार में मेरे से बड़ी एक बहन थी जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद उनकी शादी हो गई थी। उसके बाद मैं था, फिर मेरे से छोटा एक मेरा भाई जो मेरे से 2 क्लास पीछे था, और एक सबसे छोटी बहन जो सबसे छोटी थी, वो हमसे लगभग 8 साल छोटी थी। वो पीछे हम सभी लोग पढ़ाई करते रहे। और इंटरमीडिएट तक मैंने बस्ती सिटी मुख्यालय से पढ़ाई करने के बाद फिर मैं प्रयागराज विश्वविद्यालय का छात्र बना, और वहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहते हुए स्नातक परास्नातक किया। फिर मैंने बीएड किया छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से, जहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करी। किस विषय? बीएड में सर, क्योंकि वो तो कंबाइंड विषय होता है। और फिर मैंने, चूँकि गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट रैंकर था मैं वहाँ का, तो मैंने इमीडिएट, जो मेरे गाइड थे उन्होंने कहा बेटा तुम इसी समय एमएड कर लो। तो इमीडिएट उसी की रैंकिंग पे सर, उस समय एंट्रेंस नहीं होता था, बीएड के मेरिट पे ही फिर एमएड मैंने इमीडिएट एमएड ज्वाइन कर लिया। फिर सेवा में आ गया, और सौभाग्य मेरा ये था कि मैं सेवा में उस विद्यालय पे ज्वाइन किया, पहली नौकरी जहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, अपने गाँव के स्कूल में। तो मेरा इतना शौक था, जो चीज़ें मैं पढ़ते हुए अपने टीचर्स को देखता था कि मैं ऐसा बनूंगा। हर बच्चे का एक सपना होता है, और वो पहला सपना मेरे ख्याल से उसका टीचर ही होता है। उसका टीचर ही एक कहीं ना कहीं उसके रोल मॉडल के रूप में उसके सपने में आता है। हम लोग अपने बच्चों के साथ भी देखते हैं, कई बार हमारे बच्चे कहते हैं सर मुझे पापा मुझे अपने फला सर जैसे बनना है। तो उस समय के किसी शिक्षक की आपको याद? बिल्कुल। उस समय हम लोग के स्कूलों में जो हमारे हेड टीचर थे, हम लोग पंडित जी कहते थे, मुंशी जी कहते थे उनको, जो उस समय प्रचलन में था। तो जो पंडित जी थे, हमारे हेडमास्टर थे, वो बहुत मतलब उनको देख के लोग घड़ी मिलाते थे कि मतलब पंडित जी जा रहे हैं तो मतलब वो 7 बज रहा है या 8 बजने में 5 मिनट बाकी, इस तरह से। और फुल टाइम पूरे डेडिकेशन के साथ। इवन टीचर्स भी उनसे डरते थे, असिस्टेंट टीचर। आज के समय में शायद ऐसा परिवेश नहीं, हर आदमी स्वतंत्र है, अपने तरह से काम करता है, लेकिन उस टाइम में एक जो अनुशासन था उनका, वो बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ से मैंने सीखा उनके उससे कि हमें अपने जीवन में न केवल अनुशासन रखना चाहिए, बल्कि हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ भी मेरा प्रभाव क्षेत्र है, मेरे ख्याल से उस पूरे प्रभाव क्षेत्र में हमारे अनुशासन का प्रभाव दिखना चाहिए। तो उन्होंने मेरे जीवन में बहुत प्रभावित किया, जो मेरे पहले गुरु कह लीजिए। फिर वहाँ से मैं प्रयागराज विश्वविद्यालय में गया। वहाँ रहते हुए भी मेरे 1-2 शिक्षकों ने बहुत प्रभावित किया। और एक शिक्षक का मैं नाम लेना चाहूँगा, जो बीएड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली से मैंने सर बीएड किया, और काफ़ी अनुशासित कॉलेज था।
मैंने उसके पहले जो यूनिवर्सिटी की लाइफ देखी थी, जो डिग्री कॉलेजों के बारे में सुना था, छात्र संघ हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटियों छात्र संघों की पहचान थी। लेकिन जब मैं फिरोज गांधी कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो गेट के अंदर कोई बिना आईडी कार्ड के घुस नहीं सकता था, बिना ड्रेस के कोई घुस नहीं सकता था। तो उस कॉलेज का मैंने डिग्री, जहाँ पे पीजी सेक्शन भी चलता था, बीएड भी था, इतना अनुशासित कॉलेज की विदाउट आईडी कार्ड, विदाउट परमिशन आप अंदर नहीं जा सकते थे गेट के। तो वहाँ के अनुशासन ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया, और वहाँ के ओवरऑल जो एक लीडरशिप थी वहाँ के मैनेजमेंट की, वहाँ के प्रिंसिपल्स की। तो मैंने एक सपना बनाया कि मुझे अगर कभी, चूँकि मैं बीएड कर रहा था तो एक सपना तो था ही कि टीचर बनना था, शिक्षक बनूंगा। तो मैं सोचा कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं अपने संस्थान को, अपने इंस्टीट्यूट कुछ को इस तरह से बनाऊंगा। पहले आप सहायक बने जी, अपने गांव के स्कूल में। ये कब की बात है? ये बात है सर 2004 में मेरा चयन हुआ, तो मैं 2005 में हम लोग फर्स्ट में नियुक्त। और फिर आप प्रधानाध्यापक बने, कब बने? अब सहायक की भी सर एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा। जब मैं सहायक बना तो उस स्कूल में हमारे एक हेडमास्टर थे, मुंशी जी थे, गाँव के ही थे मेरे, और वो बहुत मेहनती थे। उनकी भी वही थी, सुबह आते थे अपना सारी चीज़ें। और उस स्कूल में सर रिकॉर्ड है 816 बच्चे पढ़ते थे। अच्छा। बट जब मैं आया तो 600 के आसपास थे। बच्चे बहुत थे, टीचर्स नहीं थे। उनके अलावा केवल उस स्कूल में 2 शिक्षा मित्र थे, कोई असिस्टेंट टीचर नहीं था। और 600 बच्चे उस समय पढ़ाई कर रहे थे। प्राथमिक विद्यालय, केवल प्राथमिक था, 1st to 5th। तो हम लोग आपस में फ्रेंडली, वो भी हमें बड़ा सम्मान देते थे। गांव का बेटा था, नवयुवक था, तो भी बेटा कह के बुलाते थे। वो हमको पढ़ाए भी थे। तो एक संबंध ये भी था कि भाई हमारे भी गुरु थे। मेरा भी तो पढ़ा है लड़का, मेरा यही मेरे साथ टीचर है। तो मैंने कहा मुंशी जी ऐसा है कि हम लोग इसको, इतने बच्चों को कंट्रोल आप कैसे करते हैं? ठीक है कैंपस में रह तो लेते हैं, कि मुझे लगता है इनकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो उतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। तो उस समय सर विद्यालय प्रबंध समितियाँ जो भी हैं ये नहीं थी, बल्कि पीटीएम पेरेंट्स की जो कमेटियाँ होती थी, वीसी, विलेज एजुकेशन कमेटी, वो व्यवहार में थी। तो वीसी से एक हम लोगों ने प्रस्ताव पास कराया कि भाई इस विद्यालय में शिक्षक नहीं है और 600 650 बच्चे हैं, तो इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए हम लोग वॉलेंट्री 2 रुपये फीस देना चाहते हैं। अच्छा। कम्युनिटी से, और 2 रुपये 1 2 3 के लिए, और 5 रुपये 4 5 के लिए। और उस पैसे से गांव के जो बेरोजगार युवक युवतियाँ थे, ग्रेजुएशन और पीजी किए हुए, उनको बुलाया गया। उसी कमेटी ने विधिक रूप से, उस समय तो एसएमसी थी नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है, सर्वशक्तिमान वही कमेटी थी हमारी। उन्होंने बाकायदे एक डिसीजन लिया, और उसके आधार पे गांव के ही 4 बच्चों को हम लोगों ने, जो ग्रेजुएशन या पीजी थे, उस स्कूल में रखा, शिक्षक के रूप में, मतलब अस्थायी शिक्षक के रूप में, कि भाई हमारे क्लास न रन करें, हर बच्चे को समुचित पढ़ाई मिली, और गार्जियंस की पूरी सहमति से। तो वो इतना स्कूल चल उठा कि 800 प्लस बच्चे वहाँ पे सर हो गए फिर से। इवन मैं जब उस स्कूल को छोड़ा हूँ तो मुझे याद है 816 उस समय स्ट्रेंथ थी 2010 में। 2010 में फिर मैं वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ सर। मैं उस जिले के ऐसे स्कूल में गया जहाँ लगभग 0 नामांकन था, जिसमें आप जब जूनियर हाई स्कूल में, उसको छोड़ के जिस स्कूल में गया मैं, वो यूपीएस परचा जागीर था। यूपीएस में मेरा चूंकि प्राथमिक में था तो जूनियर में सहायक अध्यापक के रूप में हुआ। सौभाग्य से वहाँ टीचर तो बहुत थे, छात्र संख्या नहीं थी, कोई माहौल नहीं था। सौभाग्य कह लीजिए, मेरा सौभाग्य कह लीजिए कि 1 साल बाद जो हेडमास्टर थे वो रिटायर कर गए मेरे जाने के बाद, और जो 2 सहायक अध्यापक थे वो दोनों ABRC होके चले गए। मैं अकेला बचा उस स्कूल में। तो मुझे लगा कि अब मैं अकेले हूँ, तो जैसे इसको चाहूँ, जो लीडरशिप की अंदर एक सोच थी कि मैं क्या क्या करूँगा, अनुशासन कैसे होगा, कैसे चलेगा, तो मुझे लगा भी मेरे लिए अच्छी प्रयोगशाला है, मैं इसको जैसे चाहूँ। भाई खोने का कुछ डर नहीं था, बच्चे थे नहीं, नॉमिनल 2 4 6 बच्चे, कुछ जाने का भी डर नहीं था, जो कुछ करना था आगे बढ़ना, नया करने का एक अवसर था मेरे सामने। तो मैं सर वहाँ पे मैंने डोर टू डोर सर्वे शुरू किया, और फर्स्ट सेशन में मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है, 52 बच्चों को, जिस सेशन में मुझे चार्ज मिला, 52 बच्चों का एनरोलमेंट किया यूपीएस में 6th 7th 8th में। उसमें 12 14 पहले से थे, बाकी मैंने बढ़ाए। उसी बीच क्या हुआ, एक हमारे सीनियर साथी जो दूरस्थ ब्लॉक में कहीं कार्यरत थे, उनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम कुछ थी। उन्होंने कहा कि भाई मिश्रा जी आप अकेले हैं और आपको BSS साहब भी जानते हैं, अगर आप चाहें तो मैं अगर आपके स्कूल में आ जाऊंगा 2 हो जाएंगे काम आप अच्छा। तब तक मेरी एक फेम हो गई थी मैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से। मैं क्या कर रहा था सर, मैं स्कूल आवर में स्कूल करता था, उसके बाद मैं बस्ती शहर के कुछ व्यवसायियों के पास, कुछ अपने मित्र जो अधिकारी हो गए थे, जो कर्मचारी थे अलग, उनके पास मैं जाता था कि भाई मैं इस सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ,
आप मेरे स्कूल में कुछ एक चीज़ डोनेट कर दो, बच्चे 50 बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं, उनको हम अच्छे से शिक्षा दीक्षा दे पाएँ। तो वो लोग धीरे धीरे, कोई खेल का सामान दे रहा था, कोई जो है लाके कुछ स्कूल में पेंटिंग करा दे जन रहा था। सहयोग जन से। सहयोग, मैंने जन सहयोग की जो प्रयोगशाला वहाँ से शुरू करी थी टीचर के रूप में, यहाँ हमने काइंड्स के रूप में उसको आगे बढ़ाया परसा जागीर में, और प्लांटेशन हुआ। ये सारी चीज़ें जब करी तो स्कूल का एक वातावरण बदल गया, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी दिखने लगी। उस समय तो ऑपरेशन कायाकल्प जैसी कोई स्कीम नहीं थी, तो लेकिन उसके बाद भी मैंने जन सहयोग से पूरी बिल्डिंग को बाला पेंटिंग, उसमें गेम्स के मटेरियल, उसमें एक्सपोजर विजिट। उस समय मुझे याद है मैं टूर लेके गया, साइंस एक्सप्रेस बस्ती रेलवे स्टेशन पे आई थी, वहाँ पे बच्चों को ले गया, एक्सप्रेस में घुमाया। और हमारा एक बच्चा, उसमें मीना रेडियो का एक कार्यक्रम चलता था, सुहेल अहमद उसका नाम था, तो उसकी स्टोरीज मांगी गई कि सक्सेस स्टोरीज भेजे जिन बच्चों ने मीना के रेडियो से कुछ सीखा हो, कुछ पॉजिटिव। तो उसकी स्टोरी हमने भेजा। उसकी स्टोरी सर ये थी कि वो बच्चा स्कूल के 2 किलोमीटर दूर से अल्पसंख्यक आबादी से आता था, और परिवार में 7-8 भाई बहनों का बड़ा परिवार था। उसके गांव से काफ़ी बच्चे अल्पसंख्यक लड़कियां आती थी, लेकिन उन्हें एक दिन आती थी, कई दिन नहीं आती थी। लेकिन जब वो 6 में आया, सबसे छोटा बच्चा था, तो मैं उसके अंदर कुछ लीडरशिप दिखी, मैंने उसको विशेष इंपॉर्टेंस देना शुरू किया स्कूल में, क्योंकि पढ़ने में भी वो ठीक था दूसरे बच्चों की अपेक्षा। तो वो क्या करता था, सुबह जब निकलता था तो पहले सबके घर बुलाने जाता था, अरे वाह, फिर वो स्कूल में लेके आता था। तो हमारी जो उपस्थिति कम होती थी वो उससे बढ़ गई हमारी। तो जब विभाग से एक लेटर गया कि भाई ऐसी स्टोरीज आपके पास किसी के पास हो तो आप उसको भेजिए, और उसको बात है सर ये 2013-14 की, उसकी स्टोरी को हमने भेजा यहाँ यूनिसेफ के पास। यूनिसेफ ने एक कार्यक्रम किया यहीं पे दयाल पैराडाइज में, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था, शायद आपको भी सर याद होगा। उसमें मुझे और उस बच्चे को आने का मौका मिला। तो एक काफ़ी मतलब नई चीज़ वो जुड़ी कि एक एक्सपोजर मिला राज्य के स्तर पे मुझे भी और उस बच्चे को, और मीडिया से लेके समाज से लेके ने काफ़ी अप्रिसिएट उसके बाद मिला कि एक गांव का प्राइमरी स्कूल का बच्चा 5 स्टार होटल में जाके 2 दिन पहुंच सकता है, ले जाया जा सकता है। और कम्युनिटी ने भी हमको और वो करना शुरू किया, सहयोग करना शुरू किया। तो उस उच्च प्राथमिक विद्यालय से फिर मैं सर 5 साल वहाँ रहा उस तत्कालीन उसके बाद फिर ये जो हमारे 2 साथी AVRC होके गए थे वापस लौट आए। एक मेरे ऊपर हेडमास्टर, वहाँ परमानेंट हेडमास्टर, चूँकि मैं कार्यवाहक था वहाँ पे, जब तक कोई प्रिंसिपल नहीं था, हेडमास्टर पोस्ट हो गए, 1-2 टीचर नए भर्ती हो गए, छात्र संख्या उस एवरेज में थी नहीं वहाँ पे। जिलाधिकारी महोदय ने विजिट किया, लोगों ने बताया कि भाई ये स्कूल काफ़ी अच्छा है, मेरे बारे में अच्छा फीडबैक दिया, तो उन्होंने कहा इस टीचर को कोई नया स्कूल दे दो, उसको फिर बनाया। आप तो फिर मुझे वहाँ से मुड़घाट भेज दिया गया, जिसमें आप अभी हैं। और मुड़घाट, हाँ सर ये सर 2016 की बात है, 2016 की बात है। जब मैं मुड़घाट आया तो मैं कभी उस स्कूल में गया नहीं था पहले, उसके पहले मुझे नहीं पता था कहाँ है क्या है। उन्होंने BSA साहब से कहा होगा कि भाई आप खराब स्कूलों की सूची दे दो मुझे 4-5। BSA साहब ने कहा कि भाई DM साहब आपको पुरस्कार देना चाहते हैं कि दंड आप जानो, लेकिन हमसे मांगा गया है। तो आपके तो आने से और अब में कितना बदलाव हुआ सर्वेस्ट? सर मेरे आने के समय की मैं आपको परिस्थितियां बताऊं कि जब मैं मुड़घाट ज्वाइन किया तो वहाँ पैदल जाने का रास्ता नहीं था। आप हाईवे से केवल और केवल पैदल जा सकते थे, आप साइकिल से भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि कागज में भी कोई रास्ता नहीं था, उस पर बनता कैसा। दूसरी चीज़, पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी, वो गोल मंदिर जैसे वाली थी, और उसमें कभी जैसे कोई पेंटिंग नहीं हुआ हो या कोई साज सज्जा के नाम पे 19 बच्चे मुझे पहले दिन उस स्कूल में मिले थे, 1 से 5। हाँ 1 से 5 तक। उनकी मैंने फ़ोटो, पहले दिन की फ़ोटो अपने सोशल मीडिया से लेके, इवन मेरा जब नेशनल अवार्ड के लिए प्रेजेंटेशन हुआ तो उसमें भी मैंने लगाई कि ये मुझे बच्चे वहाँ पे मिले थे, उन रास्तों की, उस मूल बिल्डिंग की जो मुझे फर्स्ट डे मिला था। तो DM साहब ने मुझे भेजा, मेरे एक AVRC थे, उन्होंने कहा मिश्रा जी आपका बहुत गलत जगह हो गया, आप यहाँ कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये शहर का स्कूल है, ये तो चुनौती है। और ये शहर में आसपास सर उस विद्यालय के 1 किलोमीटर रेंज में कम से कम 10 स्कूल थे, उसमें 100 रुपये महीने वाले भी थे और 2000 रुपये महीने फीस वाले भी। तो जिसकी जो क्षमता थी अपने बच्चे को यहाँ करा ले रहा था। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और सर मैं उस समय एक अधिकारी का नाम लेना चाहूँगा, मेरे राम सर BSA थे, वो मेरे स्कूल में फर्स्ट टाइम 4-5 दिन बाद, चूँकि DM के कहने पे उन्होंने किया था, तो DM साहब रिपोर्ट लेते रहे होंगे कि उस स्कूल में क्या हो रहा है। तो वो मेरे स्कूल को फर्स्ट टाइम देखने आए तो हम 15-17 एडमिशन नए कर चुके थे, उन बच्चों के साथ बैठे थे राउंड में। तो आए तो मैं तो पहचान रहा था, मैं उठ के गया, मैंने प्रणाम किया, आए बैठे, सारी चीज़ देखे, गाँव की लोकेलिटी वगैरह।
उन्होंने कहा कि भाई सर्वेश, तुम हरेस ना होना इस स्कूल में, परिस्थितियां तो बहुत विकट हैं, ठीक है, लेकिन मैं जितना यहाँ का देख रहा हूँ ना, यहाँ स्कोप भी उतना अच्छा है, लगे रहो। हाँ लगे रहना, तुम हरेस टूटना नहीं, बाकी मैं हूँ। तो उन्होंने मुझे वो संबल दिया और सर विद इन मंथ, मतलब मैं 16 जुलाई को ज्वाइन किया था, 31 जुलाई को मेरी छात्र संख्या 155 थी। 27 से हाँ 19 से सर 19 से 150। हम लगभग 250-300 घरों में गए। मैं ऐसे एक पत्रक छपाया, अभी भी वो मेरे ख्याल से ऐसे उस नेचर के पत्रक में हर साल छपाता हूँ अपने विद्यालय के लिए, इस साल भी मैंने छपाया है। और उसमें पूरे स्कूल के लिखे कि मेरे सपने क्या हैं, मैं कैसे बनाना चाहता हूँ। और गार्जियन से कहा कि आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, जो बच्चा आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है उसको मुझे दीजिए, अगर मैं आपको 1.5 से 2 महीने में उससे बेहतर नहीं दूंगा तो उसकी फीस भी मैं जमा करूंगा और जिस स्कूल में आप कहेंगे वहाँ एडमिशन कराऊंगा। मुझे ये आत्मबल था कि मैं ये चीज़ कर ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था प्राइवेट स्कूलों के टीचर हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो मेरे पास टीम है उससे ज़्यादा योग्य नहीं है। अगर वो अच्छा काम कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो गार्जियंस ने भरोसा किया, और एक जिलाधिकारी महोदय का, बीएसएस सर का भी एक आत्मबल था मेरे ऊपर, एक भरोसा था। उनके नाम को भी हमने कहा कि चूँकि डीएम साहब ने इसको अडॉप्ट किया है और उन्होंने मुझे टास्क दिया है, तो सुविधाएं भी यहाँ पे आ जाएंगी, रास्ता भी बन जाएगा, बिल्डिंग भी बन जाएगी। और पब्लिक ने भरोसा किया। मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर 31 जुलाई की जो छात्र संख्या मेरी थी वो 155 थी। फिर मैंने एडमिशन क्लोज कर दिया उस साल के लिए, क्योंकि मेरे पास केवल 2 शिक्षा मित्र थे, मैं था, तीसरा कोई नहीं था। तो मुझे लगा हम एडमिशन ही अगर 300 कर लेंगे तो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, अगर हम एक बार झूठे हो गए तो जनता हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगी। मैं फिर उसको करके फिर टीचर्स के लिए विभाग से मैंने बीएसएस सर से रिक्वेस्ट करी, डीएम सर से रिक्वेस्ट करी, लेकिन इसी बीच डीएम सर का ट्रांसफ़र हो गया। तो नए डीएम सर आए, उनसे कोई जान पहचान तो थी नहीं, फिर भी मैं अपने उसमें लगा रहा। बीएसएस साहब भी चले गए, फिर नए बीएस आए, उनसे मैंने कहा, उन्होंने भी एक तरह से हल्के में लिया कि अरे टीचर कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र होगा नहीं, कैसे टीचर। इत्तेफाक से एक नए डीएम साहब आ गए, पीएन सिंह सर, जो बाद में लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रभु नारायण सिंह सर जो वीसी रहे हैं सर। मैं 31 मार्च था और मैं 27 मार्च को उनके ऑफिस में एक अपना रिक्वेस्ट लेटर लेके घुसा, सीधे बिना किसी बीएसए साहब को इंटीमेशन दिए कि सर मैं टीचर हूँ सरकारी स्कूल का, और मैंने अपने स्कूल में वार्षिकोत्सव किया है और मैं चाहता हूँ आप उसमें आएँ। अच्छा। तो वो अपने रूम से सर निकल रहे थे, इवन गेट पे पहुंच गए थे, लेकिन जब मैंने अपना परिचय दिया, मैं टीचर हूँ, मैं 2 मिनट आपसे कहना चाहता हूँ, तो फिर अपनी सीट पर लौट के गए और उन्होंने मेरी बात सुनी। वो मैंने उनको अपना रिक्वेस्ट लेटर दिया, बोले आप सरकारी टीचर हो, सरकारी स्कूल में वार्षिकोत्सव है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सर 31 को है, क्योंकि 31 को तो बड़ा हैट्रिक डे होता है, बजट लास्ट डे होता है उसका। फिर भी ना बीएसए साहब को फ़ोन मिलवाया, बोला बीएस साहब आपके एक टीचर आए हुए हैं और आप 31 तारीख को मुझे याद दिलाइएगा और लेके चलिएगा, मैं इस कार्यक्रम में। बीएसए साहब नाराज नहीं हुए? बीएसए साहब का नाराज तो नहीं हुए, चूंकि उनको लग रहा था कि डीएम साहब के पास पहुंच गए हैं तो हो सकता है किसी संबंध से पहुंचे हों, बट उन्होंने कहा ठीक है हम साहब लेके आएंगे। फिर सर 31 तारीख को आए और मैंने पूरा टेंट लगवाया, पूरी साज सज्जा करी, पूरा बच्चों का कल्चरल तैयार कराया और पूरे 2.5 घंटे रहे सर। उसकी वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे तभी से पड़ी हुई। उन्होंने जो बोला बहुत उत्साहवर्धक था। उन्होंने सर्वेश क्या चाहिए? उन्हें सर कुछ नहीं चाहिए, केवल टीचर दे दीजिए, केवल टीचर दे दीजिए। अगले दिन बीएसए सर ने 2 टीचर मेरे यहाँ फिलहाल अटैच कर दिया उनको। तो उनके साथ रहते हुए मैंने वो सारे इनोवेशंस, वो सारे एफर्ट जो मैं चाहता था, जो चीज़ें बच्चों में लाना, वो मेरे बहुत अच्छे कुलीग थे दोनों टीचर्स, उनके साथ मैंने सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ली। सर्वेस्ट, मैं आपको रोकता हूँ। आपने अपने 3 स्कूलों का अनुभव हमें बताया कि कैसे कठिनाई से निकल के और उनको एक जगह पहुँच ले जाने की कोशिश हुई और आप उसमें कामयाब भी हुए। एक स्कूल को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं या वो उपाय हैं जिसको आप लागू करें? तो देखिए सर, एक शिक्षक का पहले तो एक विजन होना चाहिए। विजन सबसे ज़रूरी है कि हमारा एक सपना हो कि हम अपने स्कूल को, जिस भी संस्थान में हम काम करते हैं, हम अगर मेरे सामने एक बच्चा है, मेरे सामने एक क्लास है, तो हम अपने क्लास को कहाँ देखना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, कि स्कूल का विजन हमारा क्या है। तो एक पहली चीज़ एक विजन हो, दूसरी दृढ़ इच्छा शक्ति हो। सपने तो हर आदमी देख लेते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए स्टैंड कितने दूर तक चलते हैं। जैसे बीएसए सर ने कहा ना कि टफ बहुत है, लेकिन पीछे नहीं हटना। ठीक है, एक चैलेंज है इसमें, भागना तो नहीं हाँ है। भागना नहीं, मैदान छोड़ के नहीं भागना।
तो मुझे सर, मैंने वो सपना देखा कि मुझे इस शहर का सबसे अच्छा स्कूल बनाना है, प्राइवेट से भी अच्छा बनाना है, और उससे पीछे नहीं हटना है। दुश्वारियाँ आएंगी। मैं सर आपको एक घटना बताऊं कि मैंने बिल्डिंग को अपनी सैलरी से जब वहाँ ज्वाइन किया तो लगभग 70,000 रुपये लगा के कलर कराया, लाइट येलो कलर का कराया और आकर्षक बनाया, बाला पेंटिंग कराया। मेरी शिकायतें हुई IGRS पे, रोज़ BSA साहब के ऑफिस में जाती थी, IGRS पे होती थी कि इन्होंने बिल्डिंग का मानक कोड चेंज कर दिया, पुट्टी कराया उसमें अपनी सैलरी से सर, फर्नीचर मांग के लगवाया। इसकी शिकायत होती साहब बिल्डिंग, इसलिए नहीं शिकायत होती थी कि मैंने गलत कर दिया, पैर खींचने के लिए। तो उन शिकायतों से भी मैं जूझा हूँ। तो मुझे पता जब हम कैसे अलग रास्ते पर चलना चाहेंगे तो बहुत ऐसे ढेर सारे तो विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, और टीम वर्क होना चाहिए, टीम होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए। बिना टीम के मैं चाहता, अगर मेरी टीम मेरे साथ नहीं चलती तो शायद मैं बहुत दूर, मुझे मजबूरी में भी पीछे हट जाना पड़ता। सर्वेश, आप प्रधानाध्यापक हैं। प्रधानाध्यापक को मैं एक कैप्टन की तरह देखता हूँ। फुटबॉल मैच हो रहा है और उसमें कैप्टन को खेलना भी रहता है और अपने बाकी साथियों को खेलने देने का मौका भी देना होता है, उनसे सबसे अच्छा प्रदर्शन भी करवाना रहता है। ये भी एक चैलेंज रहता है ताकि वो मैच जीता जा सके। तो पढ़ाई जो है मैच नहीं है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, आप भी सहमत हूँ। लेकिन स्कूल में जो एक टीम है, आप अपने साथियों को कैसे इस बात के लिए प्रेरित करते हैं और कैसे उनका मोटिवेशन बनाए रखते हैं कि वो आपके साथ बिल्कुल लगे रहें और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन दें? सर, मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर हम अच्छा काम करते हैं, मुझे किसी ने झूठी तारीफ भी दे दी तो मुझे लगता है मैंने इतना कम अच्छा किया था, फिर भी मुझे सर ने ये बोल दिया, तो मैं थोड़ा उससे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसका मतलब प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति जिसको समाज ने, जिसको विभाग ने, जिसको लोगों ने छोटी छोटी, मैंने कोई छोटा इनोवेशन किया, सोशल मीडिया पे डाला, समाज 10 लोगों का वाह भाई बहुत अच्छा सर्वे, बहुत अच्छा, तो मुझे लगा बहुत अच्छा लगता है, फिर और आगे का सोचते थे। तो मोटिवेशन मैं अपने टीचर्स के साथ भी ये करता हूँ। मेरे स्कूल में कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई अधिकारी आता है, मैं उनको एक प्रशस्ति पत्र, अगर वो DM आ रहे हैं, CDO साहब आ रहे हैं, उनको छपा के रखा हूँ, नाम बढ़ता हूँ उसमें, किस कारण दिया जा रहा है उनको दिया जाता है। तो अच्छा काम करो और अच्छे काम की सराहना भी करो। तो केवल अपने लिए नहीं, मेरा मानना है कि हम अपने लिए तो हर आदमी जीता, अपने सर्टिफिकेट के लिए तो हर आदमी आ जाता है। और इस भाव को सर मैंने 2017 से, जब मुझे नेशनल अवार्ड नहीं मिला था, और आप उसके गवाह हैं सर, कि 2017 से मैंने पूरे प्रदेश में 2017 में 172 टीचर्स को सिद्धार्थनगर में बुला के वो सम्मान दिया। मुझे खुद सम्मान के लिए लाइन में खड़ा होना था, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम को लीड करके, आदरणीय मनराम सर उस समय वहाँ BSA थे और कुणाल सिल्कू सर DM थे, 172 शिक्षकों को कपिल वस्तु महोत्सव में वहाँ पे सम्मान देने का काम हम लोगों ने किया। और 17 से आज तक 2024 तक हर साल 150 टीचर्स को एडू लीडर्स के प्लेटफॉर्म पे हम लोग, एडू लीडर्स सर क्या करते हैं इसमें? एडू लीडर्स हमारा एक ऐसा स्वप्रेरित शिक्षकों का समूह है सर, जिसमें सेल्फ वॉलंटियर टीचर हर जनपद से 75 जनपद, क्या आप तो दूसरे प्रदेशों से भी जुड़े हुए हैं, और हम लोग पर डे बच्चों के लिए कुछ कंटेंट बनाते हैं। अच्छा। लेकिन इसकी शुरुआत बच्चों के कंटेंट से ना होके कोविड के दौरान हुई सर। कोविड में जब लॉकडाउन लगा था, हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे घरों में पैक हो गए, तो हम लोग लगा कि हम बच्चों तक कैसे पहुंच बना पाए। आप बिल्कुल अनिश्चितता थी, कब स्कूल खुलेगा, क्या होगा। उसी समय माइक्रोसॉफ्ट टीम से एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया था आपस में कनेक्ट होने के लिए, और हमने वो प्रयोग शुरू किया। और उस प्रयोग में न केवल उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों के टीचर, बल्कि हमारा शिक्षा विभाग, यूनिसेफ के लोग, असर के लोग, सब लोग कनेक्ट हुए, और लर्निंग असेसमेंट पे हम लोगों ने लगातार 30 दिन की एक वेबिनार सीरीज शुरू करी। हमें लगा कि जब तक हम बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं तो अपने टीचर्स को इनरिच करें, कुछ उनको ऐसी चीज़ें सिखाएं जो अपने क्लास में। ICT की पहली वर्कशॉप हम लोगों ने लगातार 1.5 महीने तक करी, टीचर्स को सिखाया। और वो जो ICT की ट्रेनिंग दी सर, वो इतना वरदान साबित हुआ कोविड के सेकंड फेज में, कि हमारे टीचर्स खुद बच्चों तक पहुंच गए ऑनलाइन मोबाइल के सहारे और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सहारे। तो सर उसकी शुरुआत वेबिनार से हुई। हम लोग सौभाग्यशाली थे कि आपका भी आशीर्वचन हम लोगों को समय समय पे मिला, विभाग के सारे अधिकारियों का मिला, और आज की डेट में हम लोग लगभग 10 तरह का कंटेंट बनाते हैं बच्चों के लिए पर डे। इसे कहाँ देखा जा सकता है? इसे सर हमारी खुद की eduleaders.up.in वेबसाइट है, उसके अलावा सोशल मीडिया के ट्विटर पे, फेसबुक पे, और जितने भी चैनल्स हैं
इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे हम लोग पर डे वहाँ शेयर करते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस है। ऑनलाइन प्रेजेंस है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप हमारे 75 जनपदों के हैं सर, प्लस स्टेट का 2 ग्रुप है। तो स्टेट के ग्रुप में हजार ये लोग मैनेज कैसे होता है इतना सब? इसमें सर हमारे अलग अलग जनपदों में हमारे कुछ साथी हैं जो शिक्षक ही वॉलेंटरी हैं। शिक्षक ही हैं, उसमें कोई पेड व्यक्ति नहीं है, कोई फंड इसमें नहीं इन्वॉल्व है किसी तरह का। सब लोग, कोई एक पोस्टर बनाता है, कोई मॉर्निंग संदेश वाला बनाता है, कोई क्विज का बनाता है। सब लोग रात को 11 बजे तक हम लोग पोस्टर बनाते हैं, 12 बजे तक उसको कंपाइल करते हैं और सुबह उसको 5 बजे के आसपास एडमिन ग्रुप में डालते हैं। फिर एडमिन ग्रुप से हर एडमिन, हमारा 75 जनपद में 75 एडमिन है, वो अपने जनपद के ग्रुपों में लेकर चला जाता है। प्लस सोशल मीडिया के सारे मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग 5-6 बजे तक सर्कुलेट कर देते हैं और उस चीज़ को हमारे शिक्षक साथी अपनी कक्षाओं में, अपने प्रार्थना सभा में इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो हो गया सर। दूसरा इसका जो मेजर इवेंट होता है सर, हर साल हम लोग एडू लीडर्स यूपी अवार्ड के नाम से प्रदेश के 150 टीचर्स को सेलेक्ट करते हैं, वो भी ऑनलाइन एंट्रीज लेते हैं। उनकी, हमारे जो नेशनल अवार्डी, स्टेट अवार्डी टीचर्स हैं मेरे जैसे, उनकी एक कमेटी हम लोग बनाते हैं वॉलेंट्री, वो उनको जजिंग करती है उनकी एंट्रीज से, उनके कामकाज उनके काम का मूल्यांकन करती है और उसमें से 150 टीचर सेलेक्ट करके हम लोग एडू लीडर्स यूपी का अवार्ड देते हैं। सर्वेश, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऑनलाइन की आपने ये व्यवस्था कर रखी है, कक्षा के अंदर आपने अनुभव किया होगा कि किसी एक कक्षा में जो बच्चे बैठे हुए हैं उसमें भी सीखने के कई स्तर पे बच्चे रहते हैं, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए और कैसे देखा जाए इसको? पहले तो यही दिक्कत है कि पहले उनकी पहचान हो जाए, समझ हो कि हाँ, और दूसरे उनके लिए क्या किया जाए कि वो बच्चे जो अलग अलग स्तरों पे हैं वो एक सीखने का जो स्तर होता है सर, उसमें सीखने की जो मतलब उनकी स्टेटस बोलें, उसके अलावा एक चीज़ और होती है, सीखने की गति। हाँ, 2 चीज़ें होती दोनों हैं। चीज़ें एक तो ये हुआ कि स्तर है मतलब और हाँ, गति है। गति भी है। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि, और हम करते भी ऐसे हैं कि हम उसकी गति का भी ध्यान रखते हैं और उसके स्तर का भी ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं वही? उसके लिए हम क्लासरूम मैनेजमेंट, किसी भी क्लास के लिए, किसी भी एक टीचर के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने सारे टीचर्स को भी ये चीज़ क्लास में जाते हैं तो करते हैं कि आप क्लासरूम मैनेजमेंट आपका कैसा। क्लास में घुसने के बाद आप सीधे चाक डस्टर लेके बोर्ड पे ना खड़े हो जाओ। आप क्लास में देखो कौन सा बच्चा कहाँ बैठा है, उसके बगल में कौन सा बच्चा बैठा है। पता चला कि 4 बदमाश बच्चे एक साथ बैठ गए, 4 मिडिल रेंज के बच्चे एक साथ बैठ गए, कोई 4 सबसे लापरवाह बच्चों को सबसे पीछे बैठा दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये क्लास का जो सीटिंग मैनेजमेंट है, इससे बच्चों में सुधार नहीं हो सकता। तो हम, मेरा खुद का अनुभव है कि हम एक, अगर बीच में हम अच्छे बच्चों को बैठा रहे हैं, उसके बगल में थोड़ा लोअर वाले को बुला दें, उसके बगल में एक मिला जुला, हाँ, मिला जुला क्लास रखें। ऐसा ना हो कि कमज़ोर कमज़ोर होता चला गया और अच्छा तो अच्छा ही है, या मीडियम वाला भी कमज़ोर ही हो गया क्योंकि उसको कंपनी नहीं मिली। तो एक तो क्लासरूम मैनेजमेंट, बच्चे एक दूसरे से सीख सकते हाँ, हैं। एक दूसरे से, क्योंकि टीचर से भी अपेक्षा करना कि अगर क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं तो सेम टाइम 40 पे नज़र रख पाएगा, ऐसा संभव होता नहीं। तो हमें बच्चे वो क्या करते हैं, बच्चे मार्गदर्शक की भूमिका में एक दूसरे, पीयर लर्निंग, एक दूसरे से सीखते हैं। अगर कुछ बच्चा गलत कर रहा होता तो वो बता देता है ये गलत कर रहा है, इसको सही करो। उसमें टीचर नहीं भी ध्यान दिया तो भी बच्चे का सही हो गया। तो पीयर लर्निंग का है। दूसरा, बच्चों को लीडरशिप, बच्चों में लीडरशिप। मेरे स्कूल में सर मैं बताऊं आपको कि सुबह मेरी असेंबली 45 मिनट की होती है। अच्छा। और 2016 से ही होती है। जब बन रहा था टाइम एंड मोशन जियो, तो मुझसे सुझाव मांगे गए थे सर उसमें। तो मैं बहुत उस कमेटी में बहुत लड़ा। मैंने कहा कि कम से कम आधे घंटे तो दे ही दो इसके लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्कूल की असेंबली बहुत इनरिच होनी चाहिए, दिन की शुरुआत बहुत मजबूत होनी चाहिए। और बच्चों को असेंबली में इतनी चीज़ें मिल जाएं कि अगर दिन भर कुछ भी ना मिले किन्हीं परिस्थितियों में, तो शाम को जब बच्चा लौटे तो उसको ये ना लगे कि आज मैं अनायास स्कूल गया था, मुझे कुछ मिले नहीं। कई बार ऐसा होता है, हमारे स्कूलों की भी अभी भी ये स्थिति है, 2 टीचर हैं, एक टीचर है, मान ले एक टीचर कहीं ड्यूटी में चला गया, छुट्टी पे चला गया, अब एक टीचर वो 5 क्लास को क्या कर सकता है। तो ऐसा हम लोग क्यों ना असेंबली में कर दें। असेंबली में क्या करते हैं? असेंबली में सर, एक तो जो कंटेंट हम लोग बनाते हैं, एक तो ब्लैक बोर्ड संदेश बनाते हैं जिसमें एक सद्विचार होता है, प्रतिदिन का होता है। उसमें कुछ सामान्य ज्ञान का एक प्रश्न होता है, उसमें एक क्विज होती है, उसमें एक मोरल स्टोरी संस्कार के नाम से पर डे हम लोग भेजते हैं। फिर मोरल स्टोरी पढ़ के बच्चा ही सुनाता है, फिर उसका भाव भी बच्चा ही बताता, नहीं बता पाता टीचर क्या हेल्प करता है उसमें। फिर उसमें एक जो है सवाल आता है, कोई क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने वाला बच्चों में, कि ऐसा चाँद पूरा भी सुबह के सूरज के पूरा भी दिखता है,
तो बच्चों के क्यों चंद्रमा ऐसे दिखता है, छोटे छोटे सवाल जो बच्चों के आसपास उनके दिमाग में उमड़ते हैं और उसका सवाल वो नहीं ढूंढ पाते, तो हम लोग छोटे छोटे पोस्टर बनाते हैं, पर डे बनाते हैं, और पर डे तो ऐसे क्यूरियोसिटी वाले सवालों का जवाब। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के पार्ट पे आ जाते हैं। टीचर का पार्ट खत्म हुआ तो बच्चा आके माई सेल्फ करता है, अपनी लिखी हुई कोई छोटी सी लिखी हुई का रचना सुनाता है, कविता सुनाता है, कहानी सुनाता है। बच्चे सुनाते हाँ, हैं? सुनाते हैं सर। उनकी वीडियोस भी हम लोग टाइम टू टाइम अपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से शेयर करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी। मेरे स्कूल की एक जो मतलब टीचर ने सबसे खराब बच्ची जिसको मान रखा था, मतलब स्कूल में नहीं कहना चाहिए, लोग गधा बोल देते हैं बच्चों को, वो शब्द बिल्कुल नहीं ठीक है, जिसको मान रखा कि ये कुछ नहीं, वो कहानी बहुत अच्छा बनाती है, उसको चाहे जब आप खड़ा कर दीजिए वो कहानी तुरंत ही बनाएगी, तुरंत सुना देगी। तो ये तब निकल के आया जब हम असेंबली में उन बच्चों को बुलाना शुरू किए, और अभी माइक पे। तो उस पे ये होता है कि अभी बड़े से जो एजेड हैं उनको भी अगर माइक दे दिया जाए तो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, और हम क्लास फर्स्ट के बच्चे को माइक पे बोलना सिखाते हैं। तो वो मॉर्निंग में उसको माइक दिया, कहानी सुना रहा है, कविता सुना रहा है, गीत सुना रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है, ठीक है। और मॉर्निंग में योगा के टाइम पे हम लोग जुम्बा डांस का वाला म्यूजिक लगा दिए, तो योगा के साथ नृत्य का भी उसमें भाव आ जाता है। तो बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, टीचर भी जब सुबह असेंबली में इतनी चीज़ें उसको एक साथ मिल जाती हैं तो अपने आप को अपडेट कर लेता है। तो ये हम लोग क्लासरूम के पहले की ये गतिविधि होती है, प्लस क्लासरूम मैनेजमेंट सर, टीचर मैनेजमेंट। बहुत सारे स्कूलों में आज के समय में ये भी समस्या देखी जाती है प्रायः कि जहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं वहाँ भी अव्यवस्था होती है, वहाँ भी कक्षाएँ सिस्टमेटिक नहीं चल पाती, वहाँ भी लर्निंग आउटकम बच्चों का नहीं दिखता। उसका रीज़न है कि एक लीडरशिप में जो मैनेजमेंट होना चाहिए कि कौन सा शिक्षक क्या पढ़ाएगा, कितनी देर पढ़ाएगा, किस कक्षा में पढ़ाएगा। कोई बोला कि हम फर्स्ट में पढ़ाएंगे तो फर्स्ट में ही पढ़ाया साल भर वो। अभी भी बहुत सारे स्कूलों में दिखता है कि एक टीचर वाला क्लास बांट लेते हैं। बाय द वे थर्ड क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है मुझे गणित भी उतनी अच्छी पढ़ाने का तरीका हो, हिंदी भी हो, EVS भी हो सकता है मेरा, हर आदमी कमज़ोर पक्ष भी होता है, अच्छा भी पक्ष होता है। तो मेरा मानना जो मेरा अच्छा पक्ष है वो पढ़वाया जाए तो मैं ज़्यादा अच्छा दे पाऊँगा। तो ये टीचर की योग्यता की, उसकी क्षमता की पहचान करना एक लीडर के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में, फिर उसको क्लास वो सब्जेक्ट अलॉट करना। लोगों को लगता है कि बस सरकारी स्कूल है और पढ़ाना है तो कुछ भी एक क्लास दे दो, चलो थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास। हिंदी बच्चे भी उब जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक ही टीचर सामने बैठा, उसी चेहरे देखते, उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। और टीचर का भी एक तरीका होता है पढ़ाने का। सर्वेश, आपकी सबसे प्रिय कक्षा कौन सी है जिसमें आप पढ़ाना चाहेंगे या पढ़ाते हो? ऐसे तो मेरी फर्स्ट टू फिफ्थ तक सारी कक्षाओं में मेरा क्लास होता है, बच्चों के साथ उतने ही हम घुल मिल के बात करते हैं। लेकिन जहाँ गतिविधि आधारित शिक्षा की बात होती तो हम प्राथमिक कक्षाओं क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन फोर्थ फिफ्थ के बच्चों को मुझे लगता है कुछ ज़्यादा सिखाने का अवसर होता है, क्योंकि वो बच्चे समझने लगते हैं। और हम लोगों ने जो अपने अभी तक के जीवन में बहुत कुछ सीखा है, मुझे लगता है उसमें से काफ़ी कुछ हम उनको दे सकते हैं। बट छोटे बच्चों के साथ हमारी लिमिटेशन होती है। कक्षा 1 में जो बच्चे आते हैं उनकी कोई तैयारी नहीं रहती पहले से, तो कोई नर्सरी का या प्री प्राइमरी का कोई एक्सपोजर नहीं है, तो क्या करते हैं आप उनके साथ शुरू में? जो भी हम लोगों के पास जनरली अभी परिषदीय स्कूलों में जो भी बच्चे आते हैं वो एकदम राही आते हैं, मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम, कई तो 90% बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, उनके पिताजी नहीं पढ़ी हैं, माताजी नहीं पढ़ी है, तो फर्स्ट टाइम स्कूल में आते हैं, उनके घर से भी कोई सपोर्ट नहीं होता। ऐसे कंडीशन में हम लोग उनको घर के भी वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, चाहे स्वच्छता से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे पढ़ने से पूर्व की तैयारी हो, चाहे लिखने से पूर्व की तैयारी हो। और एक प्रयोग जो ये किया कि बच्चा जब भी पहले दिन हमारे पास आता है तो उससे हम लोग कुछ जो भी वो लिख सकता है, जो भी वो बोल सकता है, उससे लिखवाते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं फर्स्ट डे, और उसको अपने पास सुरक्षित रखते हैं। फिर उसके आधार पे उसका मूल्यांकन टाइम टू टाइम करते हैं कि ये बच्चा जब मुझे 6 महीने पहले मिला था तो ये था स्तर, आज ये है, 2 साल बाद ये है, 5 साल बाद जब निकला है तो उसका स्तर ये है। और हम लोग ना केवल ऐसा करते, मैं अपने स्कूल में करता हूँ, बल्कि उसको सुरक्षित भी रखता हूँ। और सोशल मीडिया इस मामले में हम लोग को बहुत पॉजिटिव रोल उसने अदा किया है कि हम ऐसी चीज़ों को रख पाते हैं और हर साल उसको रिमेंबर कर पाते हैं कि लास्ट ईयर हमने इस बच्चे के साथ ये किया था आज के दिन। स्कूल के बाहर वातावरण में बहुत सारे बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, बच्चे भी उससे अछूते नहीं रहेंगे।
तो आपका कोई विचार है इस बारे में, बच्चों को कैसे इससे दूर रखा जाए और बहुत ज़्यादा समय ना लगाएं इसमें और सोशल मीडिया के प्रभावों से बचे रहें? अभी एक्चुअली हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं वो अभी वो उतने करीब नहीं आए हैं, क्यों उनके घरों की परिस्थितियाँ चूँकि वो बहुत गरीबी से, हाँ, तो वो बहुत गरीबी से गरीब परिवारों से आते हैं। हम लोग उनको स्कूल में ही इन चीज़ों से परिचय कराते हैं। उसके दूसरे पक्ष पे अगर मैं बात करूं तो प्रदेश का मेरे ख्याल से पहला स्मार्ट क्लास हमने 2016 में लगाया था, जो अपने स्कूल में प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लास लगाया, कंप्यूटर्स लगाए और पहला बायोमेट्रिक सिस्टम 2016 में लगाया, तो बच्चों के साथ टैबलेट्स ले आया। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लर्निंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जितनी कोई भी टेक्नोलॉजी जितनी नुकसानदायक है उससे कहीं ज़्यादा फायदेमंद भी है। इस्तेमाल कैसे हो रहा हाँ, है? तो उसका इस्तेमाल क्या है, अभी स्मार्ट बोर्ड है तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। नॉर्मल क्लास में जो चीज़ें बताई जाती हैं बुक इस तरीके से, जब उनको खुद का बोर्ड टच करके वो कुछ चित्र बनाते हैं, कुछ उस पर इंटरेक्टिव कुछ करते हैं, तो उसका उनको लाभ मिलता है। दूसरी चीज़ें, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, ये समय की ज़रूरत है। वो शायद 10 साल बाद उस चीज़ को देख पाएँ अपने व्यक्ति, हो सकता है कभी ना देख पाएँ। तो हम उनको स्कूल में इन संसाधनों के माध्यम से, चाहे हमारे टैबलेट्स हैं, चाहे कंप्यूटर्स हैं, चाहे स्मार्ट बोर्ड्स हैं, उनको उसके प्रति भी प्रशिक्षित करते हैं। रही बात उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए, दुरुपयोग ना करें, उस पर जो है उसकी गलत चीज़ों को उसके माध्यम से, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो उससे कैसे बचें, उसके लिए चूँकि बच्चे बहुत छोटे हैं हमारे प्राइमरी स्कूलों में, तो जो थर्ड के बाद जब बच्चे पहुँचते हैं तो उनको उसके प्रति, हाँ, थोड़ी समझ विकसित हो जाती है सही अच्छे बुरे की। तो हम लोग उनको इसके लिए भी तैयार करते हैं कि आपको इन चीज़ों से डूज डोंट क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बचें इनसे। बच्चे की जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं, भाव, आपने कहा ना फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, तो एक तरह का नकारात्मक प्रभाव उन पे बना हुआ है। स्कूल की कोशिश है कि उसको सिखाया जाए, समझाया जाए, उसका व्यक्तित्व निखारा जाए। तो ये जो दोनों बातें हैं, इसमें आप क्या करेंगे या क्या करते हैं? मेरी असेंबली उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने भी आपको बताया, हमारी प्रार्थना सभा, हम लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब क्लास फर्स्ट में बच्चा आता है तो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता, वो शायद हर तीसरे चौथी शब्द उसके मुंह से गाली निकलती है या कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, उसका कपड़े का पहनने का तरीका, उसकी साफ़ सफाई का। और वही बच्चा जब 5वीं पास करता है तो हम लोग खुद आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसे मुझे मिला था और इस रूप में जा रहा है। अब इस बार का हमारा विदाई समारोह 5 तारीख को बच्चों को था। मैं उनके साथ एक कार्यक्रम हर साल करता हूँ। उन बच्चों को जो 5th पास हुए रहते हैं उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ अपनी तरफ से उनके आगे के भविष्य के लिए स्टेशनरी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो जनरली रोना तो हर बार टीचर के रूप में विदाई उनकी कठिन काम होता है हमारे लिए। इस बार मैं फूट फूट के रोने लगा सर, क्योंकि इस बार जो बच्चे थे, मतलब उनको फर्स्ट क्लास से, और कोविड के दौरान मेरे पास आए थे, 2020 में आए थे, और ऐसे ऐसे घरों से आए थे, मतलब अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आ गए थे और गरीबतम भी आए थे, दोनों तरह के बच्चे थे। तो फर्स्ट टाइम वो 5 साल मेरे साथ मिनट टू मिनट बिताए हुए बच्चे निकल के जा रहे थे, फर्स्ट से लेके 5th तक। तो मैं इतना इमोशनली उन लोगों से जुड़ चुका था कि मैं मंच से मैं गिफ्ट दे रहा था, मैं रोने लगा, मैं मंच छोड़ के चला गया। फिर ऑफिस में फिर मेरे टीचर्स ने उस काम को पूरा किया। तो वो बदलाव मैं देख रहा था। ये बच्चा मुझे, जब वो बच्चा आ रहा था लेने, तो मैं देख रहा था, ये उसका फर्स्ट वाला चेहरा मेरे नज़र में आ रहा था जब पहले दिन मैं इसको घर से लेके आया था, जब इसके पेरेंट्स लेके आए थे। और आज जब ये बिल्कुल स्मार्ट बच्चा ये निकल के जा रहा है, बदल गया, तो वो बदलाव देखने बहुत आत्मिक खुशी होती है। एक टीचर के रूप में मेरे ख्याल से इससे अच्छी समय कुछ नहीं होता है कि जो भी मेरे सामने एक बच्चा है उसके जीवन में हम कैसे बदलाव लाएं, सकारात्मक बदलाव रहे और वो समाज में दृष्टिगत भी हो रहा हो। जो बच्चे आपके स्कूलों में पढ़े हैं जी, जब आप सहायक थे, फिर आप जूनियर स्कूल में गए और यहाँ आए हैं, तो वो कहीं अगर मिल जाते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। उसमें जो मेरा पहला विद्यालय था उसमें कई सारे बच्चे इंजीनियर हैं इस समय, और वो जब आते हैं गाँव पे तो मुझसे मिलने आते हैं, मुझे कॉल करते हैं। अच्छी मतलब भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में इंजीनियर हैं वहाँ से। और जो मेरा दूसरा, जिस लड़के की मैं जिक्र कर रहा था, एक दिन वो मेरे स्कूल पे मिलने आया, BSc कर चुका है। इत्तेफाक से मैं कहीं बाहर रहा हूँगा, स्कूल में नहीं था, छुट्टी पर रहा हूँगा, तो मुझे 2 घंटे टीचर्स ने बताया होगा सर है नहीं। फिर अगले दिन फिर आया, मैं चूँकि शायद लखनऊ ही रहा हूँ, कहीं रहा हूँगा, मुझे टाइम नहीं ध्यान आ रहा है।
फिर उसने मुझे मेरा नंबर लिया, कॉल किया और बोला सर आपने मुझे बहुत वो किया और मैं अब इस लेवल पहुंच गया हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है सर, वो बच्चे उनके परिवार जब आके, और एक चीज़ और होती है सर, हर साल जब बच्चे मेरे निकल के शहर के इंटर कॉलेजों में जाते हैं ना, तो उनके प्रिंसिपल्स का मेरे पास फ़ोन आता है। वो सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा, इतना खुश होता हूँ, इतने मतलब खुशी से कहा सर आपके स्कूल का जो बच्चा आया ना, मेरे स्कूल का स्कूल बॉय है, स्कूल गर्ल है, कितना बढ़िया आप सिखाते हैं। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो 1 घंटे विलम्ब इसलिए हुआ, शहर के एक प्रेस्टिजियस इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके 2 असिस्टेंट टीचर मेरे विद्यालय में आए। सर्वेस्ट, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, जानना हो, कोई सलाह लेना हो, आप किसके पास जाते हैं? डिपार्टमेंट में कि किसी बारे में, अच्छा, पर्सनल या पढ़ाई लिखाई के बारे में आपका कोई? पर्सनल के लिए मेरे मतलब गुरु ही हैं, कोई नए शिक्षक ही हैं जिनसे मैं लेता हूँ, या 1-2 मित्र हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। और परिवार में चूंकि मेरी पिताजी से बहुत कम बात होती है, बचपन में एक संस्कार का था और वो भाव अभी तक चला आया, तो उनसे बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती, अभी भी नहीं पड़ती। मेरे ख्याल से अगर ज़िंदगी में जोड़ा जाए तो 4-5 घंटे पूरी लाइफ के निकलेंगे, बैठेंगे, हाल चाल एक बार हो गया, उसके आगे नहीं। बट मित्रों से या विभाग में अधिकारियों का मुझे बहुत संबल मिला, तो जब भी कोई डिपार्टमेंट की कोई समस्या आती है, कोई सुझाव लेना होता है, तो मैं उन लोगों को कॉल करता हूँ। व्यक्तिगत लाइफ में कुछ है तो मित्रों को उसमें सहयोग पूछते हैं। किसी का नाम लेना चाहेंगे? नाम एक विवेक मिश्रा जी मेरे साथ सहयोगी मेरे मित्र हैं, काफ़ी अच्छे पारिवारिक रूप से भी और व्यक्तिगत तौर पे। और अधिकारियों में आदरणीय ललिता मैम हैं, और जो है यहाँ पे विजय के आनंद सर भी थे, उनके साथ भी उनसे भी कई बात अपनी समस्या, आनंद पांडे सर भी हैं, तो उनसे भी अपनी बात कह लेता हूँ सर। आपको लगता है कि आप अपने प्रयास में सफल रहे हैं या अभी कुछ बाकी है? नहीं सर, सफलता का मूल्यांकन आदमी खुद नहीं करता, वो समाज करता है। अंदर से हाँ, फीलिंग? अंदर से हाँ ये आता है कि मैं जो काम कर रहा, मुझे अपने काम से संतुष्टि है सर, लेकिन इतनी लेवल की संतुष्टि नहीं कि मैं रुक जाऊं, मतलब मेरा टास्क पूरा हो गया। बहुत सारे हमारे टीचर साथी कहते हैं कि भाई आपको तो देश का सर्वोच्च अवार्ड मिल गया, फिर आप इतने यत्न क्यों करते हो, दूसरे टीचर्स के लिए रास्ता क्यों आप गलत बना रहे हो कि आप रोज नया एक प्रयोग कर दे रहे हो, उसको जो है फॉलो करना पड़ रहा है। तो मैं सर, मुझे लगता है कि ये जीवन जब तक है, और एक शिक्षक के रूप में खुद का सीखना भी जारी रखता हूँ। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे टीचर्स बहुत कुछ नया काम करते हैं, तुरंत मैं उसको अडाप्ट करता हूँ और उसको अपने स्कूल में अपने बच्चों के साथ करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। या हो सकता है मेरे से भी, हमारी टीम के जो टीचर्स अच्छा कर रहे हैं उनसे भी बहुत सारे टीचर सीखते हैं। तो सीखना और सिखाना एक शिक्षक के रूप में मेरा मानना है सबसे बड़ा ये गुण है, और वो कंटिन्यू किए हुए हैं सर। बच्चों को ये लगता है कि हमारे जो गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, इनको सब पता है, उनमें ये विश्वास बना रहता है। कभी ऐसा कोई सवाल बच्चे ने पूछा हो और आपको लगा हो कि मुझे नहीं आता है, तो आपने एडमिट किया कि नहीं मुझे नहीं बहुत पता? बार ऐसा होता है सर, अब बहुत छोटा छोटा सवाल भी ऐसा होता है जो बच्चे पूछ लेते हैं। अब मैं उसको याद करूँ अगर, तो बहुत बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, तो नहीं कॉन्शियस माइंड में इमीडिएट नहीं होती हैं कि हम जवाब दे पाएँ। तो क्या कहते हैं आप? तो हम सीधा उनको बोलते हैं बेटा इसको हम बताएंगे आपको, मुझे नहीं हाँ, पता। मुझे नहीं पता, ऐसा तो सीधे नहीं कहा कि ये तो ये झूठी स्वीकार बात हो करना जाएगी। कठिन है। हाँ, ये थोड़ा कठिन होता है टीचर के रूप में कि मुझे नहीं आता, बट हम उसको टालते हैं कि हाँ बेटा इसको हम बताएंगे। और ये पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, एक बार नहीं सैकड़ों बार ऐसा हुआ होता, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत ही यूनिक चीज़ें आती हैं। हम लोगों के दिमाग में शायद आर्टिफिशियल चीज़ें आती हैं, जो चीज़ देखा सुना, उनके चीज़ में बिल्कुल नेचुरल सवाल आ जाएगा, और उसका उत्तर भी किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों में ये जो कौतूहल है, ये जो उत्सुकता होती है, वो धीरे धीरे मैं देखता हूँ कम क्यों हो जाती है? वो इसलिए कम हो जाती है कि जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बेटा मैं आपको बताऊंगा, अब वो बच्चा बेचारा डर के मारे दूसरे दिन हमसे नहीं पूछेगा। अगर मैंने लापरवाही अपने उसके प्रति कर दी, मैंने उसको सेकंड डे नहीं बताया, थर्ड डे नहीं बताया, तो 2-4 बार ऐसा करेगा, फिर मुझसे ऐसे सवाल पूछना छोड़ देगा। तो बच्चों में ये जो एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस, ये इसको जिंदा रखने के लिए शिक्षक का क्या? सबसे बड़ा धर्म है कि इसको जिंदा रखे तो बच्चों में, और उसके लिए उसको उत्तर देना चाहिए। अभी नहीं आता है कोई बात नहीं, बट आप उसको बिल्कुल स्किप ना करो। आप उसका उत्तर अभी नहीं आता, और आज की डेट में अब तो इंतजार भी नहीं करना है कि आपको कहीं से खोज के लाना है। टेक्नोलॉजी हम सभी के हाथ में है। अगर कोई बच्चा कैसा भी सवाल पूछता है तो एआई है, दुनिया भर की तकनीकें हैं, गूगल है, तो हम लोग बच्चों को जवाब दे सकते हैं। पहले के टाइम में थोड़ा दुष्कर था, मुझे लगता अब ये कठिन काम नहीं है।
तो हम उसको जवाब देना चाहिए। और कई सारे हमारे बीच के शिक्षक साथी बच्चों को सवाल पूछने पर डांट के बैठा देते हैं, बैठो, उसका सवाल भी पूरा शायद नहीं सुनेंगे। ये बहुत घातक है। फिर बच्चे जो है सवाल पूछना छोड़ देते हैं, और सवाल पूछना मेरे ख्याल से किसी के भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सीखने की पहली सीढ़ी है कि सवाल पूछे। अगर वो पूछेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ना है। एक अभिभावक ठीक है, या वो केवल रटंतु होगा, एग्जाम पास कर लेगा, नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो अपने व्यवहारिक जीवन में वो अपने ज्ञान को उतार नहीं सकता। तो एक शिक्षक के रूप में, एक छात्र के रूप में, दोनों के भीतर यह होना चाहिए कि सवाल पूछने की स्किल हमेशा बनी रहनी चाहिए लाइफ टाइम। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो मोटिवेशन है, ये कभी कम नहीं होता? कैसे बना रहता है? क्या करते हैं इसके लिए? मेरा व्यक्तिगत सर, मेरा चिंतन यह है कि मैं घर पे भी जाता हूँ तो मेरे परिवार के लोग भी कहते हैं कि भाई अब आप घर आ गए हो। फिर मैं घर पे भी जाके प्लान करता हूँ कि कल स्कूल में बच्चों के साथ क्या करना है, कम्युनिटी से क्या करना है, अपने डिपार्टमेंटल जो ड्यूटीज हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान है, उसका कैसे करना है। तो घर में भी लगा रहता हूँ। कल रात को मैं 9 बजे से 10:30 बजे तक फीड कर रहा था डेटा। एक टीचर को लाइन पे लिया था कि तुम उधर, उसको बोला तुम रजिस्टर घर लेके जाओ, दिन में पोर्टल चलता नहीं, मैं रात में फ़ोन करूंगा तो करना। तो 10:30 बज गया तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई ये आप स्कूल में भी यही करते हो, फ़ोन पे लेके, और डाटा फीड कर रहा था। तो मेरे ख्याल से मेरे वो सोचने में शामिल हो गया है, मेरे एकदम से रक्त में शामिल हो गया है कि मुझे उसके बाहर की दुनिया कम दिखती है। वो बच्चे, वो रात में भी आता है, कल सुबह पहुंच के बच्चों के साथ कैसे होगा, क्या करना है, एडमिशन कैसे बढ़ना है, तो स्कूल की चीज़ें ही दिखाई पड़ने लगती हैं। जब आप इस स्कूल को छोड़ेंगे तो आप किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे? एक शिक्षक के रूप में कोई शिक्षक ऐसे आए थे जिन्होंने बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अपना 100% दिया यहाँ पे। 100% दिया जी जिन्होंने। जी। मेरा मानना, आप कोई चीज़ हम सीखें और उसको उपदेश दें, उपदेश ना दें, सीखें तुरंत इम्प्लीमेंट करें, तो हम उसमें भरोसा करते हैं। हम जो चीज़ सीखते हैं तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हम इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि मुझे कहीं भाषण देना है मंच पे दूसरे को। और मुझे ये बात थोड़ी आड़ भी लगती है इस समाज में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने तो कुछ नहीं करते हैं, दूसरे को बोलेंगे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे हो जाएगा। आपने खुद नहीं किया तो मेरा मानना, हम ये बोलेंगे नहीं कर लो, हम करके दिखा देंगे कि भैया ये कर दिया मैंने ये नामांकन बढ़ा दिया, ये बच्चे की पर्सनल, इसकी पर्सनालिटी में चेंज कर दिया, मैंने ये बच्चे का लर्निंग आउटकम बढ़ा दिया। तो मेरा मानना, करके दिखा दो, सीधे बताने की जरूरत नहीं, फिर उस बच्चे को लाके खड़ा कर दो। आपकी हमारी बात वही कहे, सबसे बड़ा प्रमाण हमारा बच्चा है। सर्वश्रेष्ठ हम काम करते हैं कि हमें खुद को अच्छा लगे, और काम की अगर सराहना होती है तो और अच्छा लगता है। आपके काम की सराहना हुई हो, पुरस्कार मिला हो? बिल्कुल। मेरे लिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ख्याल से जब भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन चेंज करी, नए टीचर्स को अवार्ड देने की परंपरा शुरू करी, तो पहला व्यक्ति मैं था जिसको सबसे कम अनुभव में नौकरी का कम अनुभव, 12 साल के एक्सपीरियंस में, और इकलौते व्यक्ति के रूप में नेशनल अवार्ड मिला, देश का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। उसके पहले 17 लोगों को, 18 लोगों को उत्तर प्रदेश से मिलता था, लेकिन जब मुझे मिला तो बेसिक माध्यमिक मिला के अकेले मिला मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी और बहुत खुशी का पल था, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पे बुला के भोज में, और मुझे याद है उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ खड़े होके हाथ मिलाना, फ़ोटो कराना, और उनके सुझाव लेना, पूछना कि आपने कैसे किया, अपने स्कूल में कैसा। मेरे ख्याल से 2.5 घंटे हम लोग प्रधानमंत्री आवास में रहे। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत ऐसा पल था, अविस्मरणीय पल था। साथ ही साथ महामहिम उपराष्ट्रपति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्नेह मिला, उन्होंने भी सम्मान दिया। विभाग के हमारे सारे ऑफिसर्स ने जिले से लेकर राज्य स्तर पे टाइम टू टाइम वो सम्मान दिया, और इससे हमारे काम करने की जो एनर्जी थी वो और बढ़ती चली गई। मुझे लगता था कि इतने काम पे मुझे सम्मान मिल रहा है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हो रही कि सम्मान मिल गया मैं बैठ गया। मुझे लगा एक सम्मान मिला तो अब इसका 1.5 गुना और करना है, और वो यात्रा अभी तक जारी है। और ये सम्मान निश्चित तौर पे किसी व्यक्ति के जीवन में पनिशमेंट वो काम कभी नहीं कर सकता जो सम्मान कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ, अपने जीवन में आप कुछ बदलना चाहते हैं? कई बार मुझे गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, मेरे व्यक्तित्व का एक नकारात्मक पक्ष है, और उसको मैं चाहता हूँ कि वो गुस्सा कई बार बच्चों पे आ जाता है, कई बार अपने परिवार में आ जाता है, कई बार मित्रों के साथ आ जाता है।
क्योंकि जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या जैसे मैं चलना चाहता हूँ वैसे सभी लोग चलें, लेकिन समाज में ऐसा होता नहीं। तो मैं अपनी इस सोच में थोड़ा बदलाव करना चाहता हूँ कि मुझे गुस्सा कम आए, ये मैं स्वीकार कर पाऊँ कि मैं ऐसा भले सोच रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं आप भी ऐसा सोचें। तो मुझे थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने की ज़रूरत है और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे समाज के साथ इस रूप में कनेक्ट हूँ कि उसकी शिक्षक कमियों के साथ उसको स्वीकार करूँ। शिक्षक ने व्यक्ति को बदल दिया है, ऐसा है? बिल्कुल, शिक्षक ने व्यक्ति को बदल दिया है बदल निश्चित दिया। तौर पे। आइए एक छोटी सी क्लिप है सर्वेष्ट के बारे में, जो इनके कामकाज के आधार पे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाने के समय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसे देखते हैं। डॉक्टर सर्वेष्ट कुमार, एक शिक्षक, एक क्रांतिकारी। उनके अथक प्रयासों ने मूल घाट के एक छोटे से स्कूल को एक मॉडर्न और मॉडल स्कूल बना दिया। 2016 में जब उन्होंने इस स्कूल की बागडोर संभाली, तब वहां केवल 19 बच्चे पढ़ते थे। वो घर घर गए, लोगों से बात कर उस स्कूल के वीरान आंगन को 235 बच्चों की हंसी से भर दिया। जन सहयोग से एक टूटी फूटी इमारत को एक खुशहाल स्कूल बनाया, अपने जिले की पहली स्मार्ट क्लास डेवलप की और 51 प्रकार के नवाचार प्रैक्टिस में लाए। मेरी इच्छा है कि मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो शहर के जो टॉप क्लास के स्कूल्स हैं उनके बच्चों को ना केवल कंपेयर करें बल्कि उनको बीट कर सकें। डॉक्टर सर्वेष्ट कुमार को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। आज की इस बातचीत के लिए सर्वेष्ट आप आए, आपका बहुत आभार। धन्यवाद और आपने आपका। अनुभव और अपने विचार हमारे दर्शकों से साझा किए। आपने अपने समय और ध्यान का हिस्सा हमें दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।